दोस्तों, अगर आप यूपी टीटी सीटीईटी या किसी भी टीईटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की ये क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम करने वाले हैं सीडीपी के 30 ऐसे कठिन प्रश्न जो सीधे एग्ज़ाम लेवल पर आधारित है। और ख़ास बात यह है कि हर क्वेश्चन के साथ मिलेगा डिटेल एक्सप्लेनेशन, ताकि सिर्फ आंसर याद ना हो, कॉन्सेप्ट भी हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाए। इस वीडियो में मिलेगा साइकोलॉजी स्पेशल क्वेश्चन, पीवाईक्यू पैटर्न एमसीक्यू, न्यू एग्जाम लेवल कंसेप्ट्स और ट्रिक प्लस एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट्स। तो मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बात और, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो बिना देर किए हुए वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व का विकास किस अवस्था में होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। क्या होगा इसका सही आंसर? तो ये पियाजे के 4 अवस्थाएं हैं, संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। इसमें से पहली अवस्था कौन है? तो संवेदी गत्यात्मक अवस्था, ये पहली अवस्था है। इसका एज होता है जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष। इसके बाद आता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष का होता है ये। तीसरे नंबर पे आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ये 7 से 11 वर्ष की एज में होता है। और लास्ट अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये 11 से आगे होता है, 11 से प्लस होता है। तो ये जान लेना है। और वस्तु अस्थायित्व किस में होता है? क्या होगा इसका सही आंसर? तो वस्तु अस्थायित्व जो पियाजे के सबसे प्रथम अवस्था है, संवेदी गत्यात्मक अवस्था, उसमें होता है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। वस्तु अस्थायित्व होता क्या है कि जब बालक छोटा होता है, खिलौने से खेलता है, खिलौना जब छुपा दिया जाता है तो उसको इतना पता होता है कि खिलौना भले ही आँख से ओझल हो चुका है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वर्तमान में है, तभी वो चिल्लाने लगता है। तो वही वस्तु स्थायित्व कहलाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी था। थोड़ा सा डिटेल है कि इस अवस्था में, मतलब 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि वस्तु आँखों से ओझल होने पर भी अस्तित्व में रहती है, बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। वाइगोस्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? अनुकरण, सामाजिक अंतःक्रिया, परिपक्वता, दंड। तो जिस ऑप्शन में बच्चे को दंड दिया जा रहा है, डांटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बच्चे की गलती निकाली जा रही है, तो वो आंसर कभी हो ही नहीं सकता, वो नेगेटिव आंसर होता है। बच्चे अनुकरण से सीखता है, ये बात सही है, पर वाइगोस्की के अनुसार बात हो रही है। तो वाइगोस्की के अनुसार बालक समाज में अंतःक्रिया करके, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके सीखता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अंतःक्रिया। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे का सीखना समाज और भाषा के माध्यम से विकसित होती है। तो ये उससे जुड़ा पॉइंट था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निकटस्थ विकास क्षेत्र मतलब जेडपीडी। जेडपीडी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका संबंध किससे है? कोहलर, स्किनर, वाइगोस्की, पावलोव। कोहलर ने इनसाइट थ्योरी दिया था। इनसाइट थ्योरी का मतलब होता है, इनसाइट थ्योरी का मतलब होता है कि किसी भी समस्या का समाधान अचानक से निकलना, अचानक से होता है। और इसका आंसर जेडपीडी का संबंध है वाइगोस्की से। जेडपीडी वह अंतर है जो बच्चा स्वयं कर सकता है और सहायता से कर सकता है, उसके बीच का ये डिफरेंस होता है, अंतर होता है, जिसे जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। थॉर्नडाइक के अभ्यास के नियम का मुख्य आधार क्या है? पुनर्बलन, दोहराव, अंतर्दृष्टि, अनुकरण। अभ्यास का नियम ये होता है कि कोई भी चीज़ बार बार दोहराने का मतलब ही होता है कि अभ्यास किया जा रहा है। अभ्यास से ही अस्थायी गहन अध्ययन हो पाता है। इसका आंसर हो जाएगा दोहराव, ऑप्शन नंबर सेकेंड। और थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम थे, कौन कौन? अभ्यास का नियम, तो इसमें अभ्यास ध्यान देना है, प्रभाव का नियम, और नेक्स्ट है तत्परता का नियम। ये 3 तत्परता का नियम, ये 3 प्रकार के थॉर्नडाइक के मुख्य नियम थे। और गौड़ नियम की संख्या कितनी थी? गौड़ नियम की संख्या 5 थी। मुख्य नियम थे, गौड़ 5 था। ये याद रखना है थॉर्नडाइक से रिलेटेड। बार बार अभ्यास करने से सीखना क्या होता है कि बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है। स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? प्रयत्न एवं भूल, शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, अंतर्दृष्टि।
इसका आंसर क्या होगा? प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थर्नडाइक के द्वारा दिया गया था, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। 2-3 ऑप्शन के बारे में अगर पहले से अच्छी जानकारी है तो आंसर नहीं पता होने पर भी सही आंसर तक पहुंचा जा सकता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत ये किसका है? तो पावलोव का है। पावलोव का है। और अंतर्दृष्टि ये कोहलर का है, कोहलर। तो पूछा किसका है? स्किनर के बारे में, तो बचा हुआ ऑप्शन स्किनर का हो जाएगा। तो स्किनर का अधिगम सिद्धांत किस पर आधारित है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन से रिलेटेड है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। स्किनर ने पुनर्बलन को अधिगम का मुख्य आधार बताया। पुनर्बलन, इसे ही सुदृढ़ीकरण भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम किसने दिया है? पावलोव, कोहलर, स्किनर, वाटसन। अंतर्दृष्टि को ही इनसाइट थ्योरी कहा जाता है। इनसाइट थ्योरी का मतलब होता है कि समस्या का अचानक से हल निकलना, और यह कोहलर से रिलेटेड है। कोहलर के द्वारा दिया गया सिद्धांत है, अधिगम है। कोहलर के अनुसार अचानक समाधान समझ में आना अंतर्दृष्टि कहलाता है। यह है बात हो गई पूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गार्डनर के अनुसार क्रिकेट खिलाड़ी में प्रमुख बुद्धि कौन सी होती है? भाषाई बुद्धि, तार्किक बुद्धि, शारीरिक गतिशील बुद्धि, संगीतात्मक बुद्धि। खिलाड़ी की बात हो रही है, क्रिकेट खिलाड़ी की बात, तो यहाँ पे शारीरिक गतिशील बुद्धि इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर तो पता चल गया। भाषा बुद्धि किससे है? तो लेखक, कवि से और नेताओं से जुड़ी शब्द है। तार्किक बुद्धि ये गणित से जुड़ा चीज़ है, गणितज्ञ और वैज्ञानिक से जुड़ा शब्द है। संगीतात्मक मतलब कि संगीतकार जो होता है, संगीतकार, उससे जुड़ा शब्द है। ठीक है, ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट है आगे, शरीर की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की क्षमता इस बुद्धि में होती है। कौन? शारीरिक गतिक बुद्धि में। और ये सबसे बेहतरीन और अच्छा सवाल है। IQ का सूत्र क्या है? MA गुणा CA भागे 100, CA भाग MA गुणा 100, MA भाग CA गुणा 100, MA प्लस CA गुणा 100। इस सूत्र में प्लस तो है ही नहीं, तो D कट जाएगा। कौन होगा सही? तो इसका ये आंसर होगा MA बाई CA। MA बाई CA होता है, MA बटा में CA गुणा में होता है 100। तो MA, इसका मतलब MA में CA से भाग दिया जा रहा है, तो MA में CA से भाग दिया जा रहा है और 100 का गुणा हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर C में ऐसा है। लिखावट में थोड़ा अंतर समझ में आएगा, लेकिन है सही। MA मतलब मानसिक आयु होता है, CA मतलब वास्तविक आयु होता है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? पुरस्कार पाने हेतु पढ़ना, अंक प्राप्त करने हेतु पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति हेतु पढ़ना, दंड से बचने हेतु पढ़ना। आंतरिक प्रेरणा का मतलब होता है कि किसी चीज़ में अच्छी नॉलेज स्वयं के रुचि से प्राप्त करने की इच्छा होती है, वह आंतरिक प्रेरणा होती है। बाहरी प्रेरणा होती है कि जैसे दंड से बचने के लिए, पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, अच्छा बनने के चक्कर में, तो ये बाहरी प्रेरणा होता है। तो इसमें आंतरिक प्रेरणा की बात किया है, तो आंतरिक प्रेरणा इसमें हो जाएगा ज्ञान के प्राप्ति हेतु पढ़ना। सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ये और ये जो दिख रहा है ये बाहरी प्रेरणा है। जब कार्य स्वयं की रुचि से किया जाए तो उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहा जाता है। सीखने का पठार किसे कहते हैं? सीखने की तीव्र गति, सीखने में अस्थायी रुकावट, भूलना, प्रेरणा का बढ़ना। जब पठार का मतलब होता है, पठार का सही से मतलब होता है रुकावट, अवरोध। ठीक है, तो इसमें रुकावट हो रहा है। तो सीखने में अस्थायी रुकावट, ये हमेशा के लिए नहीं होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, फिर चेंज होता रहता है ये। तो ये सीखने का पठार होता है, सीखने में अस्थायी रुकावट होता है। कभी कभी अभ्यास के बावजूद प्रगति भी रुक जाती है। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बालक के विकास का सही क्रम क्या है? वृद्धि, विकास, परिपक्वता, विकास, वृद्धि, परिपक्वता, परिपक्वता, वृद्धि, विकास, कोई नहीं। बालक के विकास में सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले बालक की वृद्धि होती है, उसके बाद विकास, तब वो परिपक्व हो जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। वृद्धि शारीरिक परिवर्तन होता है, जबकि विकास व्यापक परिवर्तन होता है। जो वृद्धि होती है, ग्रोथ अंग्रेजी में कहा जाता है इसको, यह होता है मात्रात्मक होता है। लेकिन जो विकास होता है ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है।
वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल वृद्धि, केवल व्यवहार, विकास, कोई नहीं। वंशानुक्रम का वातावरण विकास पर पड़ता है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों मिलकर, कौन? वातावरण और आनुवंशिकता, दोनों मिलकर बच्चे के संपूर्ण विकास को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा विकास, नैतिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। संज्ञानात्मक विकास का संबंध पियाजे से है, जिसने 4 स्टेज बताया है बच्चों का उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो इसका कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है कौन? वाइगोत्स्की। ठीक है, तो ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कोहलबर्ग ने नैतिक निर्णय क्षमता के चरण बताया है। अहम को अंग्रेजी में ईगो कहा जाता है। ये शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा है? पियाजे, फ्रायड, स्किनर, वाइगोत्स्की। सीधा कहने का मतलब है कि ये शब्द किसने दिया है, कौन सा मनोवैज्ञानिक ने दिया है? तो ये आंसर हो जाएगा फ्रायड ने। 3 शब्द दिया है, अहम, परा अहम, इदम अहम, परा अहम है, ये 3 है। फ्रायड के व्यक्तित्व सिद्धांत में इड, ईगो, सुपर ईगो, ये तीनों होता है। इसी को अंग्रेजी में इड, ईगो, सुपर ईगो और हिंदी में इदम अहम, परा अहम कहा जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने दिया? रूसो, स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आंसर इसका हो जाएगा रूसो ने ही बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया था। रूसो ने शिक्षा को बालक की रुचि एवं प्रकृति पर आधारित माना था। और अच्छा सा क्वेश्चन एक और आ गया, इसमें कहा जा रहा है कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, ये सिद्धांत किसका है? जॉन ड्यूई, फ्रायड, बीने, गिलफोर्ड। इसमें होता क्या है कि बच्चा कोई भी चीज़ खुद से करेगा और खुद के अनुभव से सीखेगा, तब उसे अस्थायी नॉलेज होता है, इंटरेस्ट भी लेता है सीखने में, पढ़ने में। आंसर इसका हो जाएगा जॉन ड्यूई। ड्यूई ने अनुभव आधारित शिक्षा पर बल दिया था। ADHD से ग्रसित बालक में सामान्यतः क्या देखा जाता है? अत्यधिक शांति, अत्यधिक सक्रियता, उच्च IQ, धीमा अधिगम। उसमें अत्यधिक सक्रियता देखने को मिलेगा। ऐसे बच्चे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और अत्यधिक सक्रिय रहते। किसी भी चीज़ पे ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता, ध्यान भटकता रहता है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? गणितीय कठिनाई, पढ़ने की कठिनाई, लिखने की कठिनाई, बोलने की कठिनाई। गणितीय कठिनाई को डिसकैलकुलिया कहा जाता है। डिसकैलकुलिया कहा जाता है। थोड़ा लिखावट सही नहीं हो पा रही है। पढ़ने की कठिनाई को डिसलेक्सिया कहा जाता है। डिसलेक्सिया में पढ़ने और शब्द पहचानने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होने लगती है। सुदृढ़ीकरण शब्द किस सिद्धांत में प्रयुक्त होता है? स्किनर के, पियाजे, कोहलर, गार्डनर। इसे ही पुनर्बलन कहा जाता है। सुदृढ़ीकरण मतलब पुनर्बलन, अंग्रेजी में रेनफोर्समेंट, ये शब्द है स्किनर का। स्किनर ने सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन को ही अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक बताया था। बालक एक कोरी स्लेट है, किसने बोला है? बालक एक कोरी स्लेट है, किसका कथन है? लॉक, रूसो, फ्रायड, पियाजे। ये बात बिल्कुल गलत है कि बालक एक कोरी स्लेट होता है, ऐसा बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ये गलत है। पर ऐसा कहने वाला मनोवैज्ञानिक का नाम है जॉन लॉक। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। लॉक ने बच्चे के मस्तिष्क को टैबुला रासा कहा है। प्रश्न पूछ देगा टैबुला रासा बालक के मस्तिष्क को कहने वाला मनोवैज्ञानिक कौन है? तो जॉन लॉक। ये ध्यान देना है, अच्छा पॉइंट है। सीखने का स्थानांतरण कब होता है? एक अधिगम दूसरे में सहायता करे तब होता है, सीखना समाप्त हो जाए तब, बोलना शुरू हो जाए तब, प्रेरणा समाप्त हो जाए तब। सीखने का स्थानांतरण ये होता है कि आज का सीखा हुआ ज्ञान कहीं कभी भी प्रयोग हो सके, तो वही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। तो एक अधिगम दूसरे में सहायता जब करे तब ऐसा होता है। पहले का ज्ञान नए अधिगम को प्रभावित करता है, बात बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या है? बस भिन्नता पे ध्यान देना, तभी भी समझ में आ जाएगा।
सभी बच्चे समान होते हैं, बच्चों में अंतर होता है, केवल शारीरिक अंतर, केवल मानसिक अंतर। व्यक्तिगत भिन्नता का मतलब होता है कि प्रत्येक बच्चे अलग अलग होते हैं, सोच, समझ, बुद्धि, रुचि सब प्रकार में अलग। तो इसी को बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत भिन्नता मतलब बच्चों में अंतर होता है। सेकंड ऑप्शन एकदम से सही हो जाएगा। हर बच्चा रुचि, क्षमता और व्यवहार में अलग होता है, यही बात तो बताया जा रहा है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, कमज़ोर बच्चों को अलग रखना। तो कमज़ोर बच्चों को अलग रखना और प्रतिभाशाली बच्चों को बस पढ़ाना, ये दोनों बात गलत है। केवल दिव्यांग बच्चों को भी पढ़ाना गलत बात है। समावेशी का मतलब ही होता है कि सभी बच्चों का समावेश, सभी बच्चे एक साथ पढ़े, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। इसमें सभी बच्चे साथ सीखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भूलने का वक्र किसने दिया? एबिंगहास, स्किनर, पियाजे, फ्रायड। भूलने का वक्र देने वाला मनोवैज्ञानिक एबिंगहास, सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। समय बीतने के साथ स्मृति कम होने लगती है, एबिंगहास ने बताया। सृजनात्मकता का मुख्य गुण क्या है? रटना, अनुकरण, नवीन विचार उत्पन्न करना, दंड देना। बच्चों को जब दंड दिया जा रहा है तो गलत हो गया। रटने पर बल बच्चों को नहीं देना है। अनुकरण हो सकता है, पर सृजनात्मकता की बात यहाँ पे हो रही है। तो सृजनात्मकता का मतलब होता है कि कुछ नए चीज़ बताना, नए चीज़ बनाना। तो नवीन विचार उत्पन्न करना इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा। नई एवं मौलिक सोच सृजनात्मकता कहलाती है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास निरंतर होता है, विकास रुक रुक कर होता है, विकास केवल बचपन तक होता है, विकास समान गति से होता है। क्या होगा इसका सही आंसर? विकास समान गति से नहीं होता, बचपन तक बस नहीं होता, रुक रुक कर नहीं होता, ये लगातार होता रहता है। विकास निरंतर होता रहता है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता है। और अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास शब्द किससे संबंधित है? भावनात्मक विकास, शारीरिक विकास, सोच एवं तर्क शक्ति, भाषा दोष। संज्ञानात्मक का मतलब होता है कि ये जानकारी को कलेक्ट करना। तो कलेक्ट जानकारी कहाँ होता है? ब्रेन में, दिमाग में। और दिमाग से रिलेटेड जो यहाँ पे पॉइंट लिखा होगा वही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सोच एवं तर्क शक्ति इसका सही आंसर हो जाएगा। यह सोचने, समझने एवं समस्या समाधान से जुड़ा है। निम्न में से कौन सा बहिर्मुखी बालक का गुण है? अकेलापन पसंद करना, कम बोलना, सामाजिक होना, अत्यधिक चिंतित रहना। अकेलापन पसंद करना और कम बोलना दोनों एक ही जैसा है, तो ये तो नहीं होगा। बहिर्मुखी का मतलब होता है कि सामाजिक होना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बहिर्मुखी व्यक्ति सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहता है। प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर, पियाजे। ये थॉर्नडाइक के मुख्य 3 नियमों में से एक है। जो प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, ये थॉर्नडाइक का है। बार बार प्रयास करके सही उत्तर तक पहुंचना इस सिद्धांत का आधार है। और ये लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? दंड देना है, केवल परीक्षा लेना, सीखने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना, केवल पाठ्यक्रम पूरा करना। दंड देने वाला गलत, केवल परीक्षा नहीं कराना है, केवल पाठ्यक्रम पूरा नहीं कराना है, सीखने हेतु अनुकूल वातावरण बनाना इसका सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना था। मिलते हैं अगले वीडियो में।